एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे। आज न्यूज़ ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही न्यूज़ है जो जीएसटी कलेक्शन है वो लास्ट ईयर की अपेक्षा इस मंथ में, जो नवंबर का मंथ है, उसमें इंक्रीज़ हुआ है। दूसरी न्यूज़ है जो गवर्नमेंट है उसका प्लान है कि वो हर एक पर्सन का वैक्सीनेशन ना करे। उनका मेन एम ये है कि वो जो वैक्सीनेशन है उसकी जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है उसकी जो चेन है उसको ब्रेक करना चाहते हैं। तो कुछ जगह पे वो वैक्सीनेशन कर सकते हैं, ऐसा यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का प्लान नहीं है। ये न्यूज़ है। एक न्यूज़ ये भी है कि जो नागालैंड के गवर्नर जो एन रवि हैं, उन्होंने अपना जो रिसेंट स्टेटमेंट दिया था उसको नागा ग्रुप ने जो है वो कंडेम किया है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो नागालैंड है उसका पर्टिकुलरली कोई कॉन्स्टिट्यूशन और कोई फ्लैग सेपरेट नहीं हो सकता है, तो उसके ऊपर उनका जो स्टेटमेंट है वो कंडेम किया गया। तो नॉर्मल वही इशू हैं जो कल डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं एडिटोरियल कौन कौन से हैं। ये जो सबसे फर्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसका जो अभी रिसेंट मीट हुआ है जिसको इंडिया ने होस्ट किया था, उसके बाद इसमें क्या कंडीशन बन सकती हैं, ये एडिटोरियल डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें बात की गई है कि कोई भी जो पर्टिकुलर फेथ के जो लोग हैं उनको दूसरे फेथ पे भी विश्वास करना चाहिए, ऐसा कुछ इस आर्टिकल में मल्टीप्लिसिटी की बात की गई है, सभी को इंक्लूड करने की बात की गई है। तो देन ये वाला जो आर्टिकल है वो बात करता है जो WHO है उसने अभी तक चाइना में कोरोना वायरस के ओरिजिन के ऊपर, आफ्टर जो 1 ईयर होने को है कोरोना वायरस के ओरिजिन को, अभी तक पता भी नहीं चला है कि कोरोना वायरस जो है पर्टिकुलरली कहाँ से इमर्ज होके आया था। ये बात करता है जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, अगर वो प्रिजनर्स हैं तो उनके ऐसे क्या राइट्स हैं, क्या इंडिया ने क्या कोई UN कन्वेंशन को साइन करके रखा है, और अगर करके रखा है तो उसके क्या प्रोविज़न्स हैं और क्या इसमें लोगों के साथ किया जाना चाहिए। ये जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि जो बिजनेसेस हैं उनको गवर्नमेंट ने अभी अपना रिसेंट एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंट एक कमेटी सेटअप की थी, जिसमें कमेटी ने ये बोला था कि जो प्राइवेट हाउसेस हैं उनको एक बैंक सेटअप करने के लिए, कॉरपोरेट हाउसेस को बैंक सेटअप करने की परमिशन गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए, तो उसको ये कंडेम कर रहा है। नेक्स्ट ये ईरान के ऊपर बाइडेन की जो पॉलिसी है उसके ऊपर बात की जा रही है। देन ये जो है अभी रिसेंटली जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनको नोबल प्राइज़ के लिए जो है वो नॉमिनी किया गया है, तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल बात करता है कि क्यों सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को जो है नोबल प्राइज़ नहीं देना चाहिए। सबसे पहले आज का कैरिकेचर डिस्कस कर लेते हैं। इस कैरिकेचर में यू कैन सी हेयर डिमोनेटाइजेशन, GST, CAA, कोविड-19, सभी से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बच के आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो अभी चैलेंज है उनके सामने, दैट इज़ न्यू फार्म लॉज। लेकिन देखना होगा कि आखिर सिर्फ पंजाब में ही ये जो इनके प्रोटेस्ट हैं वो क्यों चल रहे हैं, वाई नॉट इन अदर स्टेट्स जो फार्मर्स हैं वो क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। तो उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि उनको अच्छाई पता चले उस एक्ट की, या उसमें कुछ कमियां हैं तो दोनों पता चले। बिकॉज डेमोक्रेसी में जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा तो डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब सबसे जो फर्स्ट आर्टिकल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट आर्टिकल इससे बात की गई है कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, उसको 1996 में जो है वो फाउंड किया गया था, जिसमें कि उस समय 5 कंट्रीज़ थी, और उसमें से 3 सेंट्रल एशियन कंट्री, एक चाइना और एक जो है वो रशिया। तो इस तरह से उसको संघाई 5 बोलते थे। उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान उसमें ऐड ऑन हो गया, देन इट इज़ नोन एज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देन आफ्टर दैट ह्यूज राउंड ऑफ टॉक, उसके बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान 2017 में जो है वो इसमें ऐड हो गया। तो अब जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं। तो उसके जो SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है उनकी मीटिंग हुई थी फर्स्ट टाइम पे मंडे में। तो उसमें जो है 66 पॉइंट के जो एजेंडा था उसके ऊपर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें एक प्लान डेवलप करना था, प्लान फॉर priority practical measures for 2021-22 to overcome the socio-economic,
फाइनेंशियल एंड फूड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोविड-19 इन द रीजन। इस पर्टिकुलर रीजन में कोविड-19 की वजह से जो डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, सोशियो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, मतलब जो पर्सन गरीब हैं उनकी लाइवलीहुड जा रही है। इसके बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फूड की कंडीशन है, गवर्नमेंट जो ये इन कंट्रीज़ हैं वहाँ की गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि हर एक पर्सन को फूड का एक्सेस मिल जाए, तो उस बारे में यहाँ पे जो है वो बात की गई। और इसके बाद जो मेंबर्स हैं वो कमिटेड हैं स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक कंट्री जो है वो अदर कंट्रीज़ के साथ में मिलके कोई पर्टिकुलर जो वाइड डिस्कस टॉपिक होता है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है उस पर बात करते हैं, कोई यूनिलेटरल डिसीजन नहीं लेते। एंड द यूएन चार्टर वाइल वेलकमिंग द फैक्ट दैट द ग्रुपिंग इज नाउ सीन एज इन्फ्लुएंशियल एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन इन मॉडर्न सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ये जो ग्रुपिंग है वो एक तरह से एशियन नाटो की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनकी ये ग्रुपिंग है, 8 कंट्रीज़ की ग्रुपिंग है। अब ये जो एससीओ काउंसिल की मीटिंग है इसमें प्राइम मिनिस्टर की लेवल की ये मीटिंग थी, जिसमें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो उस मीटिंग में जो है वो शामिल नहीं हुए। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ऐसा प्रोटोकॉल था कि जो प्रेसिडेंट, जहाँ पे प्रेसिडेंसी फॉलो की जाती है, प्रेसिडेंट सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है, और पार्लियामेंट का जो सिस्टम है उसमें थोड़ा कुछ मिसमैच होने की वजह से इंडिया से जो है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू वो वहाँ पे शामिल हुए और उन्हें स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो एससीओ कंट्रीज़ के बीच में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसको कंडेम किया। साथ में जो है उन्होंने इसको बिगेस्ट चैलेंज भी बताया। तो पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी स्टेट टेररिज्म को कम्बैट करने की बात की है। तो एक तरह से ये हास्यास्पद है, बिकॉज उनका जो वेंकैया नायडू जी का जो वक्तव्य था वो पाकिस्तान के ऊपर ही था इनडायरेक्टली, लेकिन पाकिस्तान भी स्टेट टेररिज्म के ऊपर ही बात कर रहा है। अब यहाँ पे एससीओ जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के जो ट्रूप्स हैं, दोनों की जो सेनाएं हैं, वो एक जॉइंट एक्सरसाइज में जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर है। तो दोनों कंट्रीज़ का इस इशू में कोई दोनों कंट्रीज़ आसपास भी नहीं है कि अगर वो कोऑपरेट करें मिलिट्रीली, क्योंकि फ़ाइट तो उन्हीं से करना है आखिर। दूसरी चीज़, इंडिया ने जो है वो चाइना को फिर से डिफाई कर दिया बीआरआई के ऊपर, जब एससीओ में एक पैराग्राफ था जिसमें बीआरआई को एंडोर्स किया गया है, बीआरआई की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है, तो इंडिया ने कैटेगोरिकली उस पॉइंट को जो है वो उस पॉइंट के ऊपर अलग से इंडिया ने अपना डिफरेंसेस शो किया। और दूसरी चीज़, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस की बात की है ट्रेड में, जो कि ऑब्वियसली वो चाइना के ऊपर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है एससीओ जो है एक तरह से एक एशियन नाटो की तरह उभर के आ सकता है। एससीओ जो है ऐसी रीजनल स्ट्रक्चर हैं जिसमें इंडिया एक पार्ट है। अब इंडिया जो है वो एंगेजमेंट नहीं कर पा रहा है सार्क कंट्रीज़ से, बिकॉज वहाँ पे पाकिस्तान है। दूसरा BBIN, तीसरा जो RCEP है उससे इंडिया अभी जो है वो बाहर हो गया, तो वो 16 मेंबर्स में से 15 मेंबर्स उसके बचे हैं। तो एससीओ जो है इंडिया को एक कन्वीनियंट चैनल प्रोवाइड करता है कि वो अपने ट्रेड टाइज़ इन कंट्रीज़ के साथ बढ़ाए और स्ट्रेटेजिक साइज़ यहाँ पे जो है वो इंक्रीज़ करे, जिससे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक, जो इंडिया का मेन एम है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से, ईरान से होते हुए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक जा सकता है, तो इंडिया यहाँ से भी अपना जो एक पर्टिकुलर उनके साथ एंगेजमेंट है वो बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे इंडिया का जो बायलैटरल डिस्कशन है टू कंट्रीज़ के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा टेंस है, जो कि चाइना और पाकिस्तान, और दोनों जो हैं वो उसमें मेंबर हैं। और लास्ट ईयर जो LAC पे स्टैंड ऑफ हुआ था, पर्टिकुलरली पहले डोकलम में, उसके बाद अभी रिसेंटली इस साल ही जो है LAC पे चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गए हैं। तो जियोपॉलिटिकल बैलेंस बनाने के लिए इंडिया इस ग्रुपिंग का जो मेंबर है वो और अच्छे से अपनी बात जो है वो रख सकता है। नेक्स्ट, ये जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि जब WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको जो है बहुत जल्दी ही अब जो वायरस है उसका जो ओरिज़न है, कोरोना वायरस जो है उसका ओरिज़न है, उसका पता लगा लेना चाहिए, बिकॉज
2003 में जब WHO की टीम जो थी उसने एनिमल सोर्स ऑफ SARS जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कोरोना वायरस है उसके बारे में विद इन वीक्स ये पता लगा लिया था। अब वो जैसे ही इनिशियल आउटब्रेक हुआ था उसके 3 मंथ बाद ही वहाँ पे वो लोग पहुँच गए थे WHO के ऑफिसर्स। दूसरा जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस है उसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो 1 साल बाद पता चला था जब फर्स्ट ह्यूमन केस रिपोर्ट हो गया था। लेकिन अभी जो नोवल कोरोना वायरस है SARS-CoV-2 जो है उसका जो सोर्स है 11 मंथ के बाद भी अभी तक पता नहीं है। और जब WHO ने फर्स्ट केस जो है पता लगाया था। नोइंग द नेचुरल रिजर्वॉयर्स एंड इंटरमीडिएट होस्ट एंड द इवेंट, तो अब पर्टिकुलरली अगर WHO जो है वो कोशिश करे तो जो नेचुरल रिजर्वॉयर है उस वायरस का या इंटरमीडिएट होस्ट है जिससे वायरस जो है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में आया, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में कोई दूसरा वायरस हो सकता है जो इस तरह से इरप्ट हो। तो अगर WHO इस बारे में पता लगाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और दूसरी तरफ पूरे वर्ल्ड से ये अराउंड द वर्ल्ड ये डिमांड है कि वायरस के ओरिजिन का जो है वो पता लगाना चाहिए। लेकिन पूरा वर्ल्ड जो है आज ध्यान दे रहा है कि वैक्सीन का डेवलपमेंट कब होगा या उसकी कोई थेरेपी है क्या कोरोना वायरस से फाइट करने की। पूरे वर्ल्ड का फोकस अभी इसी पॉइंट पे आके रह गया है। अब फरवरी में जो है एफर्ट लगाए गए कि WHO ने इसके बाद शुरू किया था और अगस्त तक WHO ने कोई मिशन यहाँ पे लॉन्च नहीं किया जिससे कि ओरिजिन का पता लगा सके। उसकी जो 2 मेंबर की टीम है उसने वुहान में विज़िट भी नहीं किया। और लेट अक्टूबर के लास्ट में ही चाइना ने खुद अर्ली स्टडी की 2 फेज़ इन्वेस्टिगेशन किया। तो इससे पता चलता है कि जो WHO है वो अपना जो वर्क है वो ज़्यादा एफिशिएंटली और इंटीग्रिटी के साथ परफॉर्म नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इसमें बात की गई है एक सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं या एक पर्टिकुलरली एक्टिविस्ट हैं जिनका जो नाम है वो स्टैन स्वामी, जिनको निकनेम फादर स्वामी के नाम से ही बुलाया जाता है। उनको NIA ने भीमा कोरेगांव केस में 2018 में जो हुआ था उस केस में उनको जो है वो अरेस्ट किया था। तो वो प्रिजन में है, 83 ईयर्स ओल्ड हैं। तो उनको जो है वो पार्किंसन डिसीज़ है जो एक रेयर डिसीज़ है जिसमें हाथ वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा कांपने लगते हैं। तो उन्होंने डिमांड किया था कि उनसे ग्लास होल्ड करते नहीं बन पा रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट उनको स्ट्रॉ जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट जो NIA है उसने अपना जो कोर्ट के सामने अपनी बात रखी कि वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ये इसकी सुनवाई थी वो 4 दिसंबर तक आगे बढ़ गई। तो यहाँ पे इशू इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आखिर क्या ऐसे राइट्स हैं जो पर्टिकुलरली प्रिजन में रहने वाले जो इनमेट्स हैं और अगर वो डिसेबल हैं तो उनके कुछ राइट्स हैं क्या ऐसे। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि राइट्स ऑफ प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है राइट्स अफेल्ड बाय लॉज, जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें UN का एक कन्वेंशन है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ CRPD, जिसमें सारे पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है जो डिसेबल हैं इंक्लूडिंग डिटेनीज़ एंड प्रिजनर्स। डिटेनीज़ मतलब जिनको डिटेन कर लिया जाता है। देन एंड टू विच इंडिया एज अ सिग्नेटरी, और इंडिया ये जो ट्रीटी है ये जो UN का कन्वेंशन है उसका सिग्नेटरी है, मतलब इंडिया ने इसको साइन किया है। तो ये जो ट्रीटी है ये जो पर्टिकुलर कन्वेंशन है वो एक तरह से अथॉरिटीज़ के ऊपर एक ऑब्लिगेशन रखती है कि प्रिजनर्स जो भी डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं उनको इक्वल बनाया जाए दूसरों के साथ, और पर्टिकुलर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ उनके ऊपर फॉलो होना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे द ऑब्लिगेशन एनकम्पासेस प्रोविज़न ऑफ ऑक्सिलरी एड रिलेटिव। अगर सपोज़ करो कोई एक ऐसा पर्सन है जो सुन नहीं सकता तो उसको हियरिंग एड प्रोवाइड की जानी चाहिए जिससे कि वो अदर जो प्रिजनर्स हैं और उसके को प्रिजनर्स हैं उसके साथ जो है डिग्निटी से रह सके और उसकी जो डिग्निटी है वो मेंटेन हो सके और उसकी जो डेली लाइफ है
उसमें कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ना आए। तो दूसरी तरफ जो है वो कुछ और भी लॉ हैं जो इस CRPD जो कन्वेंशन है उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आर्टिकल 10 ऑफ इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑफ सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स और ICCPR। दूसरा जो नेल्सन मंडेला रूल्स हैं अप्रूव्ड बाय UN जनरल असेंबली थ्रू अ रेजोल्यूशन इन 2015, उसमें भी स्टैंडर्ड मिनिमम रूल हैं जिसमें कि प्रिजनर को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, कैसे उनका रीज़नेबल अकोमोडेशन होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए, जिससे कि जो प्रिजनर्स हैं वो फिज़िकली मेंटली एक तरह से या किसी भी तरह से उनको डिसेबिलिटीज़ हैं वो अपनी जो है पर्सनल लाइफ नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी जो प्रिजन लाइफ है वो जी सकें। अब दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें गारंटी है अंडर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। यहाँ पे एक लॉ भी है जो कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, जिसमें कि जो कन्वेंशन थी CRPD उसके जो उसमें जो बात की गई है उसको इफ़ेक्ट में लेके आना था कंट्री में, क्योंकि जो भी एक पर्टिकुलर कन्वेंशन होती है उसमें गवर्नमेंट इस बात के लिए ओपन होती है कि कन्वेंशन में जो प्रोविज़न है वो अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कोई पर्टिकुलर लॉ जो है वो लेके आ सकती हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको राइट टू इक्वलिटी की बात इस एक्ट में की गई है। लाइफ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटीग्रिटी इक्वलिटी विद अदर। अब इन जो पर्सन हैं डिसेबल हैं तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ये इसमें जो है वो बात की गई है। अब यहाँ पे राइट टू पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज़ उसमें जो ऐसे पर्सन हैं जो पर्टिकुलरली इनकैर्सिरेटेड हैं, मींस जो प्रेजेंट इनमेट्स हैं जेल में हैं, उनकी बात नहीं की गई है। लेकिन पर्टिकुलर जो राइट टू पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज़ एक्ट है उसमें जो पार्किंसन डिसीज़ है उसको स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी माना गया है। तो इस वजह से यहाँ पे एक इनजस्टिस हो रहा है। अगर उन्होंने गवर्नमेंट की कोई बात के ऊपर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती और उनको ये जो चीज़ें हैं रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी यहाँ पे प्रोवाइड की जानी चाहिए, ऐसे इस आर्टिकल में बात की जा रही है। तो आप ये ट्रीटीज़ वगैरह जो है वो अलग से एक A4 शीट पे लिख सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो इम्पोर्टेंट होगा कि राइट टू पर्सन ऑफ विद डिसेबिलिटीज़ के लिए आखिर कौन से राइट्स जो हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।